यस, गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने शेड्यूल्स डिस्कस किए थे क्या? 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। हाँ, ब्रिटिश सरकार का जो भी प्रतिनिधि हो, चाहे वो गवर्नर जनरल हो या फिर कुछ लोग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके सीधा ब्रिटेन भेज देते थे, लेकिन इन्होंने ब्रिटेन नहीं भेजा था। यहीं पे जो अंग्रेजों के प्रतिनिधि थे, गवर्नर जनरल रहे होंगे, वायसराय रहे होंगे, उनके सामने प्रस्तुत करते थे। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था, हाँ, तो उसमें वो डाउट था कि उन्हीं के सामने नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने नहीं किया था। जवाहरलाल नेहरू ने जब प्रस्ताव पेश किया था, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मेंबर्स के सामने पेश किया था। चलिए, कल दो चीज़ों का लिस्ट हमने चर्चा किया था। एक था आपका 12 शेड्यूल्स और दूसरा था 22 भाषाओं के बारे में। ठीक, तो आप में से कोई एक जिनको याद हो, आप काफ़ी दिन बाद आ रहे हो क्या? ठीक, 12 शेड्यूल्स याद है? पूरा याद नहीं है आपको? पूरा याद नहीं है? शेड्यूल्स बता पाओगे? 12 शेड्यूल्स जो हमने कल क्लास में डिस्कस किया था। अच्छा, शुरू करो। सबसे पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? शेड्यूल नंबर 1। अनुसूची हमने पढ़ना शुरू किया था, और पहली अनुसूची क्या थी? संघ एवं राज्य। दूसरी अनुसूची कौन सी थी? वेतन एवं भत्ते। शपथ। पांचवा कौन सा था? कौन सा था पांचवा? कौन सा है मैडम पांचवा? कोई ऐसा है जिनका पहला क्लास है आज? हाँ, ठीक। पांचवा कौन सा था? अच्छा, आप भी आज पहला आ रहे हो। पॉलिटी स्टार्ट होने के बाद पहला क्लास है। चौथा? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। पांचवा कौन सा था? अनुसूचित क्षेत्र। शेड्यूल 6 में कौन सा था मैं? शक्तियां, शक्तियों का विभाजन। केंद्र शासित और राज्य शासित। अच्छा, और समवर्ती सूची। तो 7वां में क्या था? भाषाएं। आप एक एक पीछे चल रहे हो या? हाँ, आपको 8वें में क्या था? कल क्लास में थे आप? 8वें में दल बदल।
ठीक है, 8वें में दल बदल रख देंगे। क्या था मैम? निर्मला मैडम 8 कल क्लास में थे आप? कल क्लास में थे? अच्छा, हाँ भी नहीं कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो। आप थे कल क्लास में? क्या था? अच्छा, 6वें में क्या था? 6वीं अनुसूची में नीचे आंसर नहीं मिलेगा, किसी के पीठ पे भी आंसर नहीं लिखा होगा। बताओ 6वीं अनुसूची में क्या था? कॉपी में देख के बताओ। हाँ, आपको ही, आपको, अपने सामने वाले को टैप करो। हाँ, याद नहीं है? कॉपी कल क्लास में थे? कल नहीं थे, ठीक। सोलंकी, हाँ। अनुसूचित क्षेत्र, ये तो हो गया 5वें में। शक्तियों का बंटवारा 6वें में। कॉपी में देख के तो सही बता दो, सही नोट किए हो? कल नोट किए थे? नहीं किए थे? क्या था 6वें में? क्या था? नोट नहीं किए, कल नहीं आए थे? बाजू में आप, क्या था? अनुसूचित क्षेत्र तो हो चुका 5वें में, 6वां क्या था? असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या था मैम? 6वां हो गया। 7वां शक्तियों का बंटवारा। 10वां क्या था? दल बदल, ठीक। 7th फेडरल सिस्टम, ठीक। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। 8वां में भाषाएं। संविधान लागू होते समय कितनी भाषाएं थी? और अंत में अभी तक वर्तमान तक कितनी भाषाएं हैं? 22, ठीक। शेड्यूल 9 कल थे क्लास में आप? क्या था शेड्यूल 9 में? भूमि सुधार। हो गया याद? हो गया? कब आया था भूमि सुधार? याद करने की स्पीड कम है, ठीक। सर हो गया आपको भी? 11वां 12वां क्या क्या था? 11वां 12वां तक नहीं पहुंच पाए थे? 11वां क्या था? ग्राम पंचायतों के बारे में, ग्रामीण निकाय, और 12वां नगरीय निकाय के बारे में। 10वां क्या था? दल बदल। संघ एवं राज्य सूची में वर्तमान स्थिति क्या है? इसमें कितने राज्य और कितने संघ शासित क्षेत्रों के नाम है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। भूमि सुधार कानून कब आया था, या भूमि सुधार जो शेड्यूल था कब आया था? 1951। कौन से नंबर का अमेंडमेंट था? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। उसके बाद में दल बदल कब आया था मैम? पीछे दल बदल कब आया था? कब आया था सर दल बदल? दल बदल किस चीज के लिए है? जो याद आ रहा है बताओ। दल बदल किस चीज के लिए था? किस चीज के बारे में ये कानून लाया गया था? हाँ, अच्छा कल क्लास नहीं आए थे, ठीक। आप भी नहीं आए थे। मुझे सीधा फ्रंट कैमरा की जगह एक बार आपका क्लास का भी फोटो लेना पड़ेगा कल से, ठीक। सर आप ऐसा इंटरव्यू वाला आए हैं क्या आज?
ऐसा इंटरव्यू है जिनका। ठीक, बाजू में किसी ने कुछ कहा था क्या? 1985 में ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय इससे संबंधित जो 11वां और 12वां शेड्यूल था, ये कब आया था? 1992, 93, ये याद रखेंगे। दोनों में से कोई भी वर्ष आपको किताबों में मिलेगा, ठीक होगा। ठीक, हमने कल बात किया था कि भारत का जो संविधान लिखा गया है उसमें कुछ हिस्से हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो हिस्सा है वो प्रस्तावना का है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ भाग हैं जिनको हम चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं। उसके बाद में हर एक चैप्टर में जो कंटेंट दिया गया है पॉइंट्स के फॉर्म में, जिनको कि हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद या आर्टिकल कहते हैं। और इन्हीं अनुच्छेद में अगर कोई डाटा जो लिस्ट के फॉर्म में रहना था, उनको हमने कहाँ रखा है? अनुसूचियों के अंदर रखा है। और इसी में सबसे पहला जो अनुसूची था आपका 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इनको कहाँ रखा गया है? शेड्यूल 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र। उसके बाद में मैंने आपसे एक चीज चर्चा किया था, इन सभी 12 जो आपके अनुसूचियां हैं, इनको याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, ये हो गए आपके 12 अनुसूचियां। टी से क्या था? टेरिटरी। कौन सी टेरिटरी? भारत और भारत के जो राज्य क्षेत्र के अंदर जो प्रांत हैं और जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, सॉरी, जो यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके बारे में क्या बताया जाएगा कि कितने राज्य हैं वर्तमान में। यदि कोई चेंजेस होते हैं, 28 की जगह मान लो कभी 29 या 30 हो जाते हैं, तो कहां पे हमें चेंज करना पड़ेगा? कहां पे उसको लिस्ट को मेंटेन करेंगे? शेड्यूल नंबर 1 के इस टेरिटरी वाले टॉपिक के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्या था? अर्निंग। अर्निंग से याद रखा था हमने कि इनके वेतन और भत्ते क्या क्या हैं? वेतन और भत्तों के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट क्या था? अफर्मेशन। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ओथ्स या अफर्मेशन। ठीक, ओथ्स या अफर्मेशन शेड्यूल नंबर 3 में। आर से राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। एस से शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड एरिया एक्सेप्ट 4। ठीक है, इसमें अदर 4 में क्या क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद में एफ से फेडरल स्टेट या फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में है, जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन पढ़ा था हमने। शक्तियों का विभाजन जब पढ़ रहे थे, इसमें केंद्र के पास कितनी शक्तियां हैं? केंद्र के पास कितने विषयों पर शक्तियां हैं वर्तमान में? 100। राज्य के पास में और बचा कौन सा? समवर्ती कितना है? 100, 61 और 52। उसके बाद में ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज। पहले कितने लैंग्वेज थे? बाद में कितने हो गए? 22। नेक्स्ट क्या था? लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म किस चीज के लिए आया था? इसका जो स्टोरी है, बैकग्राउंड है, वो मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ते समय चकबंदी पढ़ा, जब चकबंदी डिस्कस किया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि आज़ादी के बाद ऐसे बहुत सारे ज़मींदार थे जिनके पास 500, 600, 1000 एकड़ ज़मीन हुआ करती थी। उसके बाद में सरकार क्या चाहती थी कि ऐसे लैंडलेस किसान फार्मर्स जिनके पास बिल्कुल भी भूमि नहीं है, उनको एक्चुअल में भूमि मिलना चाहिए, उनके पास मालिकाना हक होना चाहिए, ताकि वे वहाँ पे खेतों की जुताई करें और अपनी आजीविका चला सकें। ठीक है, इसी चीज़ को ध्यान में रख करके लैंड रिफॉर्म्स लाया गया था। इसमें एक शब्द हमने यूज़ किया था, चकबंदी। ठीक, ये जो चकबंदी कानून था, इसके अंतर्गत ये बताया गया कि किसी भी जमींदार के पास एक निश्चित भूमि से ज्यादा नहीं होगी। सपोज किसी के पास 500 एकड़ जमीन है, तो उसको कहा गया कि आपके पास केवल 50 एकड़ जमीन आप अपने या अपने पूरे परिवार के नाम पर रख सकते हैं, और बाकी का जो 450 एकड़ जो जमीन है वो कहाँ चला जाएगा? सरकार के पास चला जाएगा, सरकारी खाते में चला जाएगा। और सरकार इस भूमि का क्या करेगी? जो भूमिहीन किसान है उनको ये जमीन बांट दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो आपका जो शेड्यूल 9 था लैंड रिफॉर्म, ये आया था। उसके बाद में डी से क्या था? डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। एंटी डिफेक्शन क्या था? दल बदल क्या था?
राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए ये प्रोविजन लाया गया था, ये शेड्यूल लाया गया था। इसमें यह बताया गया कि कोई भी आपके जो विधायक हैं, सांसद हैं, ये कब किसी अपने दल को छोड़ के जा सकते हैं, किस कंडीशन में नहीं जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में पी से पंचायत और एम से म्युनिसिपैलिटीज। ठीक, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज। ये कब आया था? 1992-93 में। एंटी डिफेक्शन कब आया था? 1985 में। ठीक। सर ये भूमि सुधार में कोई नेता था? भूमि दान, ग्राम दान अलग चीज है। जिसकी चर्चा आप कर रहे हो वो एक अलग चीज था। भूमि सुधार से उनका लेना देना नहीं था। ठीक। उसके बाद में कुछ और चीजें जो हमें याद करने की जरूरत थी, 22 भाषाओं के बारे में। ठीक। मैप में हमने कल डिस्कस किया था। नॉर्थ से शुरू करेंगे। कौन सा लैंग्वेज था सबसे पहले? कश्मीरी। नीचे आ जाएंगे पंजाबी, उसके नीचे गुजराती, फिर मराठी, फिर कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु के बाद में ओडिया, फिर बांग्ला, उसके बाद में असमिया, उसके बाद में हिंदी, संस्कृत, उर्दू। और कोई रह गया क्या? कितने हो गए? 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये तो गए आपके शुरुआती 14 लैंग्वेज जो कि संविधान लागू होते समय आए थे। उसके बाद में अलग अलग समय पे 1, 3 और 4 ये लैंग्वेजेस ऐड हुए थे। सबसे पहला लैंग्वेज कौन सा ऐड हुआ था? सिंधी। उसके बाद में कौन सा था? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 4 लैंग्वेज कौन से थे? डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली। कहाँ कहाँ पे बोली जाती है ये भाषाएं? ये तो आपने मैप के हिसाब से बता दिया। सिंधी कहाँ पे है? आपका जो कश्मीर और पंजाब है, और पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान मतलब जो वर्तमान पाकिस्तान है उसका पूर्वी हिस्सा, जो कि कश्मीर पंजाब से लगा हुआ है। ठीक है। आपके जो राष्ट्रगान है उसमें एक शब्द आता है पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। जो सिंध प्रोविजन है वहां पर बोला जाता है कौन सा? सिंधी। उसके बाद में कोंकणी। मैप बढ़ते समय हमने डिस्कस किया था। महाराष्ट्र और गोवा का जो तटवर्ती क्षेत्र है किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं इस तट को? कोंकण तट कहते हैं। वहां पर क्या बोला जाता है? कोंकणी बोला जाता है। मणिपुर में मणिपुरी। बिहार, यूपी का जो तटवर्ती आपका वो क्षेत्र जो नेपाल से लगा हुआ है वहां पे भी क्या बोला जाता है? नेपाली। उसके बाद में डोगरी। कश्मीर में ही एक राजा का नाम हमने पढ़ा था, राजा हरि सिंह। किस डायनेस्टी के राजा थे? डोगरा डायनेस्टी के राजा थे। डोगरा किंगडम था। वहां पे जो भाषा चलती है अभी भी कई जगहों पे, कौन सी भाषा है? डोगरी भाषा। ठीक है। जो राजा हरि सिंह थे वो डोगरा डायनेस्टी के राजा थे, और कश्मीर में ही आपका क्या है? डोगरी भाषा। और कश्मीर से ही एक संबंधित कौन सा हो जाएगा आपका? सिंधी। पंजाब और कश्मीर से लगा हुआ क्षेत्र, मतलब कश्मीर, सिंधी, डोगरी आसपास की भाषा है। उसके बाद में बोडो। बोडो कहां पे है? ये शब्द पहले कहीं सुने थे क्या ज्योग्राफी पढ़ते समय? ठीक। अगर नहीं सुने हैं, असम के आसपास का जो क्षेत्र है वहीं पे बोली जाती है बोडो लैंग्वेज। ठीक। असम के आसपास एक तो हो गया ये मणिपुर में प्रॉपर मणिपुरी। असल में ये पूरा क्षेत्र जो है इस तरीके से जब आप देखते हो, ये वाला पूरा क्षेत्र
जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट का रीजन है। ये जो वर्तमान में तो हम इसको अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, लेकिन एक समय पे ये पूरा का पूरा केवल असम के क्षेत्र, असम के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, तो इस पूरे क्षेत्र में असमिया लैंग्वेज प्रेवलेंट थी, प्राथमिक रूप से यहाँ पे बोला जाता था। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे जैसे जैसे लैंग्वेज की डाइवर्सिटी बढ़ती गई, अलग अलग स्टेट की डिमांड हुई और अलग अलग राज्यों का बंटवारा होना शुरू हुआ। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे कौन सा राज्य है? नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम। ठीक है, तो मणिपुर में मणिपुरी लैंग्वेज, उसके अलावा यहाँ इस क्षेत्र में और कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? बोडो। ठीक है, उसके बाद में मैथिली और संथाली। बिहार में क्षेत्र है मिथिला नाम से। ठीक है, इसके आसपास यूपी बिहार के कुछ क्षेत्र में मिथिला के आसपास, मिथिला में खास तौर से मैथिली लैंग्वेज बोली जाती है। और संथाली झारखंड, उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेटू के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पे एक विद्रोह का नाम हम पढ़ते हैं इतिहास पढ़ते समय, संथाल विद्रोह। ठीक है, उस क्षेत्र में संथाली भाषा बोली जाती है। आपका अगर मैप आपके दिमाग में चल रहा होगा तो ध्यान रखना, आपका जो छोटा नागपुर प्लेटू है जिसमें कि झारखंड, बिहार का कुछ हिस्सा, उसके नीचे, उसके बाद में उड़ीसा का थोड़ा सा उत्तरी हिस्सा और आपका वेस्ट बंगाल का उत्तरी हिस्सा, इन पूरे क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? जनरली, सामान्य तौर पे संथाली भाषा भी बोली जाती है। ठीक, इसके अलावा ये पूरा हिंदी बेल्ट है, हिंदी भी बोली जाती है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, जो बोडो बोल रहे थे कोई जनजाति वगैरह भी है क्या, कि प्रधानमंत्री अभी कुछ बोडोलैंड से संबंधित कुछ? हाँ, बोडोलैंड जो है वो बोडो बोलने वालों का जो खास तौर पे जो क्षेत्र है वो बोडोलैंड नाम से एक अलग हिस्से की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में लैंग्वेज को लेकर के या एथनिसिटी को लेकर के, उनमें जो प्रजाति विविधता है, इसको लेकर के अलग अलग समय पे वहां पर लैंड डिस्प्यूट चलते रहता है, भूमि की मांग होती रहती है। ठीक, ये थे हमारे संविधान की 12 अनुसूचियां। उसके बाद में संविधान में जो चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं? 22, जिसको हम भाग कहते हैं। अलग अलग भाग, 22 भाग हैं। इनमें हर एक चैप्टर किसी विशेष टॉपिक, विशेष कह सकते हैं कि एक मुद्दे को कवर करता है, और ऐसे ही कुल 22 मुद्दे हैं। इन सभी को अलग अलग हिस्सों में रखा गया है। जैसे कि जो पहला चैप्टर है इसको हम भाग 1 कहते हैं, और यहाँ पे फिर से बताया गया क्या चीज? संघ एवं राज्य क्षेत्र। लेकिन यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दिया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया है? इससे संबंधित बहुत सारे प्रावधान। ठीक है, संघ एवं राज्य से संबंधित बहुत सारे प्रावधानों की चर्चा की गई है। ठीक, इसको कहाँ रखा गया है? भाग 1 में। शेड्यूल 1 में भी क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, पर वहां पे क्या रखा गया है? लिस्ट रखा गया है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का। ठीक, उसके बाद में भाग 2 या चैप्टर 2 किस चीज के बारे में बात करता है? नागरिकता या सिटीजनशिप के बारे में। भाग 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 में कुछ समय के बाद में जब हमको जरूरत महसूस हुई तो हमने एक और चैप्टर ऐड किया, 4A के नाम से, जिसमें हमने क्या रखा? फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य। उसके बाद में जो चैप्टर 5 है, भाग 5 है, वो किससे डील करता है? संघ या यूनियन से संबंधित प्रावधानों के बारे में। उसके बाद में 6 में राज्य। 7 यहां पर एक चैप्टर था जिसको कि समाप्त कर दिया गया है। तो 7th चैप्टर, अब इसमें कोई भी आपके आर्टिकल्स मौजूद नहीं है। ठीक है, चैप्टर 7 जो है वो खत्म कर दिया गया है। इसके जगह पर कोई भी नया चीज ऐड नहीं किया गया है। उसके बाद में है आपका चैप्टर 8। चैप्टर 8 में यूनियन टेरिटरी। ठीक, 5 में है संघ, 6 में राज्य, 7 खत्म हो गया है, 8 में क्या है? यूनियन टेरिटरी। ठीक, 9 में कुछ चीजें और ऐड की गई, 9A और 9B। 9 में क्या है? पंचायत। 9A में नगरीय निकाय, और 9B में सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। अब ये चीज, ये टॉपिक हमने कहां पे पढ़ा था? शेड्यूल नंबर 5 और 6 में। पर डिफरेंस क्या है? शेड्यूल नंबर 5 में लिस्ट दिया गया है, शेड्यूल नंबर 6 में लिस्ट दिया गया है, लेकिन ये जो पार्ट है, पार्ट नंबर 10, यहां पे नियम और कानूनों का पूरा संग्रह है।
ठीक है। शेड्यूल के बारे में मैंने बताया था, ये लिस्ट मेंटेन करता है, जबकि भाग में प्रोविजंस मेंटेन किए जाते हैं पॉइंट्स के फॉर्म में। ठीक, तो शेड्यूल नंबर 5, 6 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, जहां पे क्षेत्रों का लिस्ट दिया गया है। और 10 में क्या है, भाग 10 में क्या है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान है। किस क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा, कैसे घोषित किया जाएगा, उन सभी का डिटेल भाग 10 में है। भाग 11 में है केंद्र और राज्यों का संबंध। भाग 12 में वित्त और संपत्ति से संबंधित प्रावधान है। भाग 13 में राज्य क्षेत्र कहने का मतलब है भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर व्यापार और वाणिज्य से संबंधित प्रावधान। भाग 14 सर्विसेज के बारे में है, जिसमें कि आपके ऑल इंडिया सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज, यूपीएससी और पीएससी ऐसे सर्विसेज को रखा गया है भाग 14 में। 14A में ट्रिब्यूनल्स या अधिकरण, जैसे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नाम का कोई बॉडी सुना है, ठीक है। ऐसे जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं अलग अलग मैटर से डील करने के लिए, उनके निर्माण संबंधित प्रावधान कहाँ पे है, 14A में। भाग 15 में इलेक्शन निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। भाग 16 में स्पेशल प्रोविजंस हैं, किससे, SC ST या OBC और एंग्लो इंडियंस से संबंधित। भाग 17 राजभाषाओं से संबंधित है। भाग 18 में इमरजेंसी आपातकाल। भाग 19 में कुछ मिसलेनियस चीजें हैं। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बात किया गया है। भाग 21 में अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध, जिसको हम टेम्परेरी प्रोविजंस के नाम से याद रखेंगे। जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू था, इसको टेम्परेरी प्रोविजंस के तौर पे ही इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। उसके बाद में भाग 22, इसमें है संक्षिप्त नाम, शॉर्ट टाइटल्स। कहीं कहीं पे जो शॉर्ट टाइटल्स दिए गए हैं उनका मतलब क्या है वो बताया गया है भाग 22 में, ठीक है। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न देखिएगा, क्या इस टॉपिक को पढ़ने से एग्जाम में कोई फायदा होने वाला है। तो कुछ प्रश्न आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22, 23, 24 या 25, 22। देखिए संविधान में जो लास्ट नंबर एक डिजिट के तौर पे हमको मिलता है वो है 22, पर इसको अगर आप इंडिविजुअली कैलकुलेट करोगे तो यहां से तो हो गया 22, इसके अलावा इस 14 में 14A नाम से भी एक है, तो ये हो गया 23, इसके अलावा 9 में 9A और B भी है, तो 24 और 25 ये खत्म हो गया है, ठीक है। इसके अलावा इसको अगर खत्म कर दें तो 25 हो गया था, ये खत्म कर दे तो 24, और इसको अगर ऐड कर लें तो फिर से 25। तो संविधान में अगर इंडिविजुअल कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो कितने हैं, 25, पर अल्टीमेट फाइनल डिजिट अगर देखा जाए तो कितने हैं, 22 भाग हैं, ठीक। तो संविधान में कुल कितने भाग हैं, एग्जाम में हमेशा आपका आंसर क्या होता है यहाँ पे, 22। इनमें से कुछ भाग दिए हैं और उनमें कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है, ये पूछा गया है एग्जाम में। तो भाग 2 में कौन सा है, नागरिकता। भाग 10 में अनुसूचित जनजातीय। भाग नंबर 15 में निर्वाचन, ठीक है। उसके बाद में भाग 16, भाग 17, भाग 18। इसमें से कौन सा संविधान संशोधन से संबंधित है, 10, 20, 22, 16, 17, भाग 20। इनमें से किस भाग में मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है, भाग नंबर 3 में। इनमें से कौन से भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, भाग नंबर 8 में। संविधान के भाग 20 में क्या चीज दिया गया है, न्यायाधिकरण, राजभाषा, चुनाव, पंचायत, संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था किस भाग से संबंधित है, भाग 9 से। पंचायती राज व्यवस्था के नगरीय निकाय का उल्लेख किस भाग में है, 9A में, ठीक है। तो भाग से संबंधित ऐसे अगर प्रश्न पूछे गए हैं तो जाहिर है कि हमको इसके सीक्वेंस याद होने चाहिए, जैसा हमने शेड्यूल को याद रखा हुआ है, ठीक है। इसके लिए आपको या तो इंडिविजुअली आपको याद होता है, अच्छी बात है, और नहीं याद है तो इसको याद करने का थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे। 3 लाइंस में ये 22 भाग याद हो जाएंगे, ठीक है। पहला लाइन
पहला लाइन क्या है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट्स। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट। अब इसमें क्या क्या चीज शामिल हो जाएगा, कहां तक शामिल हो जाएगा, भाग नंबर 11 रिलेशन तक, ठीक है। यू से क्या है, यूनियन, भाग 1 में क्या है, यूनियन, भाग 2 में यू कैन, सी से क्या है यहां पे, सिटीजनशिप। उसके बाद में नेक्स्ट भाग कौन सा है, यू कैन फ्लाई, फ्लाई से फंडामेंटल राइट्स, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटीज, फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, यूनियन और स्टेट्स, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनियन स्टेट्स यूजिंग, किस चीज से, यूजिंग से यूनियन टेरिटरी, यूजिंग किस चीज से, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड, पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री में पंचायत और एम से म्युनिसिपैलिटीज, पैरामिलिट्री क्रिएटेड, सी से कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट्स, एस से शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया और आर से रिलेशन, ठीक। पहला लाइन क्या था, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट। सेकेंड लाइन, फॉरेन टूर्स साउंड्स टू एक्सपेंसिव, विदेशी यात्रा या विदेश यात्रा महंगे सुनाई देते हैं, फॉरेन टूर्स साउंड्स टू एक्सपेंसिव। इसमें कहां से कहां तक है, भाग नंबर 12 से लेकर के भाग नंबर 16 तक। भाग नंबर 12 में क्या चीज है, फाइनेंस, फॉरेन टूर्स, टी से क्या है यहां पे, ट्रेड एंड कॉमर्स, फॉरेन टूर्स साउंड्स, साउंड से क्या है, सर्विसेज, सर्विसेज या केंद्र राज्य के अधीन सेवाएं जिसमें कि पीएससी यूपीएससी संबंधित है, फॉरेन टूर्स साउंड्स टू, टी से क्या है, ट्रिब्यूनल्स, उसके बाद में टू एक्सपेंसिव, ई से इलेक्शन, फॉरेन टूर्स साउंड्स टू एक्सपेंसिव, फॉरेन टूर्स साउंड्स टू एक्सपेंसिव, ठीक है। यहां पे आपके 15 तक कवर हो जाते हैं, ठीक है। ये कितने हैं, फॉरेन टूर्स साउंड्स टू एक्सपेंसिव, ये 5 जो भाग हैं वो कहां पे कवर हो जाते हैं, यहां पे 11 से लेकर के आपके 12 से लेकर के 15 तक। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन कौन सा है, शी ओन्स एक्सपेंसिव मैट्स, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें जो आगे के 7 भाग हैं वो यहां पे कवर हो जाते हैं, शी ओन्स एक्सपेंसिव मैट्स, ठीक है। एस से स्पेशल प्रोविजंस, किसी विशेष वर्ग के लिए जो विशेष उपबंध थे जो कि कहां पे हैं, भाग 16 में है, ठीक। यहां पे क्या है, एस से शी ओन्स, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज शेड्यूल में कहां पर लिखा गया है, शेड्यूल नंबर 8 में लिखा गया है और भाग नंबर 17 में लिखा गया है, ठीक है। शी ओन्स, ई से एक्सपेंसिव, ई से यहां पे है इमरजेंसी प्रोविजन, उसके बाद में MATS मैट्स, एम मिसलिनियस, कुछ मिसलिनियस या विविध चीजें थी जो कि 19 में है, उसके बाद में 20 में संविधान संशोधन,
ए से है यहाँ पे अमेंडमेंट्स, उसके बाद में टी से टेम्परेरी प्रोविजन और एस से शॉर्ट टाइटल्स। ठीक, पहला लाइन क्या था? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट्स। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट्स। सेकेंड लाइन क्या था? फॉरेन टूर्स साउंड्स टू एक्सपेंसिव। ये 5 चीजें कहां पे है? सेकेंड लाइन में है। फॉरेन टूर्स साउंड्स टू एक्सपेंसिव। उसके बाद में थर्ड लाइन, शी ओन्स एक्सपेंसिव मैट्स। शी ओन्स एक्सपेंसिव मैट्स। इसमें 7 प्रोविजन है और इस तरीके से आपके पूरे 22 भाग यहां पे खत्म हो जाते हैं। ठीक, अब इसको हम ट्राई करते हैं खुद से, हमको कितने याद हैं। अच्छा, पहले इसके जो फ्रेजेस हैं जो कि जहां से हमको याद रखने हैं उसको हम पहले नोट डाउन करते हैं ताकि हमको वहां से हेल्प मिल सके। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरा मिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट्स। यू से यहां पे भाग एक में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र। सी से यहां पे क्या था? सिटीजनशिप। एफ से क्या है? फंडामेंटल राइट्स। डी से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एफ से फंडामेंटल ड्यूटीज। यू से यूनियन। एस से स्टेट। ये तो हो गया आपका यूनियन एंड स्टेट्स। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। मैंने बताया था 7वां क्या हो गया है? खत्म हो गया है। मतलब ये नेक्स्ट कौन सा होगा? 8वां। 4 के बाद 4A भी है क्या यहां पे? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके बाद में 4A में क्या है? 4 में क्या था? डीपीएसपी। कहां पे गलती हुआ? ठीक है, 4A 5 6 7 नहीं है। 8 में क्या है? यूनियन टेरिटरी। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनियन स्टेट्स यूजिंग। यहां तक हमारा 8 चैप्टर्स 8 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में पी से पंचायत। भाग 8 के बाद में भाग 9 याद करना। भाग 9 में क्या था? पंचायत। और पंचायत के बाद में नेक्स्ट कौन सा था? 9A में क्या है? नगरीय निकाय। पंचायत, नगरीय निकाय और सहकारी समितियां एक ही टाइप की चीजों को कहां पे रखा गया है? 9A और 9B में। 10 में क्या है? ठीक है, पैरा मिलिट्री क्रिएटेड। P से पंचायत, M से म्युनिसिपैलिटी, C से कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 9 हो गया। 9 के बाद में 10 और 11। 10 में क्या था? विशेष प्रावधान किन क्षेत्रों के लिए? स्पेशल एरिया के लिए। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्रों के लिए?
ST SC मतलब एक विशेष कैटेगरी के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान थे। इसमें क्या क्या था? ST SC OBC और एंग्लो इंडियंस, इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस थे। उसके बाद में R से रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक, रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। उसके बाद में जो नेक्स्ट फ्रेज था हमारा, फॉरेन टूर्स साउंड्स टू एक्सपेंसिव, F से फाइनेंस, T से फॉरेन टूर्स, T से ट्रेड एंड कॉमर्स, वित्त और व्यापार। उसके बाद में फॉरेन टूर्स साउंड, S से सर्विसेज, कौन से सर्विसेज? सेंटर और स्टेट लेवल पे, PSC UPSC के बारे में। उसके बाद में फॉरेन टूर्स साउंड्स टू एक्सपेंसिव, T से क्या था? फॉरेन टूर्स साउंड्स, उसके बाद में टू, T से कुछ था? ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। उसके बाद में E से इलेक्शन, फॉरेन टूर्स साउंड्स टू एक्सपेंसिव, F से फाइनेंस, वित्त और व्यापार, T से ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके बाद में S से सर्विसेज, T से ट्रिब्यूनल्स, न्यायाधिकरण। उसके बाद में E से इलेक्शन, ठीक। कहां तक हो गया? हमने पहले में कहां तक नोट किया था? 11 तक। 8 ये हो गए थे, 9, 9A, 9B, 10 और 11। 11 के बाद में यहां से 12, 13, 14, 14 के बाद में 14A और 15। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा था? शी ओन्स एक्सपेंसिव मैट्स, ठीक। शी ओन्स एक्सपेंसिव मैट्स, यही था, शी ओन्स एक्सपेंसिव मैट्स, ठीक। S से शी ओन्स एक्सपेंसिव मैट्स, यहां पे हमारा खत्म हो गया कहां? 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22। 16 इसमें क्या है? शेड्यूल्ड एरिया, अलग अलग जो शेड्यूल्ड एरिया है वो कैसे बनाए जाएंगे या कैसे उनको शामिल किया जाएगा, ये कहां पे है? शेड्यूल नंबर 16। 17 में क्या है? O से ऑफिशियल लैंग्वेज, 18 में E से इमरजेंसी प्रोविजन, उसके बाद में 19 M से मिसलेनियस, A से अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके बाद में 21 T से टेम्परेरी प्रोविजंस, जैसे कि आर्टिकल 370 लागू हुआ था टेम्परेरी प्रोविजन के तौर पे, और उसके बाद में S लास्ट में शॉर्ट टाइटल्स, संक्षिप्त नाम। ये सभी कहां पे हैं? आपके भाग 22 में, ठीक। 2-4 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, रिपीटेशन होता ही है हमेशा, इसीलिए इसको याद करना जरूरी है, ठीक। वापस से स्टार्ट कीजिएगा। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार या मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, भाग 4 में DPSP, भाग 4A में या भाग 4A में, भाग 4 में और 4A में क्या क्या है बताओ? भाग 4 में DPSP था, ये संविधान लागू होने के साथ ही इसको रखा गया था,
और मूल कर्तव्य को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, भाग एक में था आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। भाग 2 में क्या था? नागरिकता, सिटीजनशिप के बारे में था। भाग 3 में मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 में डीपीएसपी। भाग 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। भाग 5 में यूनियन या संघ। भाग 6 में स्टेट। भाग 7 खत्म हो गया है। भाग 8 में यूनियन टेरिटरी। भाग 9 में पंचायत। भाग 9A 9B 9A में नगरीय निकाय, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी। भाग 10 यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री क्रिएटेड स्पेशल रॉकेट्स। एस में ST SC OBC एंग्लो इंडियंस, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन। और R से रिलेशन। भाग 11 में क्या है? रिलेशन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 13 14 15 16 फॉरेन टूर्स साउंड्स टू एक्सपेंसिव। T से F से यहाँ पे फाइनेंस, T से ट्रेड एंड कॉमर्स, S से सर्विसेज, सेवाओं के बारे में है। उसके बाद में भाग 15 14 के बाद में 15 था या 14A था? 14A और 15। 14A में क्या है? ट्रिब्यूनल्स। और 15 इलेक्शन। नेक्स्ट, शी owns expensive mats। ऐसे शेड्यूल्ड एरिया के बारे में था। O से ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। E से इमरजेंसी प्रोविजन। M से मिसलिनियस। A से अमेंडमेंट्स। T से टेम्परेरी प्रोविजन और S से शॉर्ट टाइटल्स। ठीक है, एग्जाम में भले आपको समय लगे पर आप इनको गलत नहीं करेंगे, कम से कम याद करके इसको सही टिक कर लेंगे। ठीक, तो भारत के जो 22 भारतीय संविधान के 22 भाग और 12 अनुसूचियां, ये तो आपको पता चल गए। उसके बाद में बात करें अगर आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स एक एक करके देखेंगे, भाग 1 से शुरू करके। उससे पहले प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे जो भी प्रश्न आपको बनते हैं उसको पहले से देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक, प्रस्तावना में इसकी भूमिका क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है और संविधान का भाग है या नहीं है, इसको लेकर कुछ समय तक विवाद रहा है। और उसके बाद में जो प्रश्न पूछा जाता है आपको, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, यहाँ पे संशोधन हुए हैं या नहीं हुए हैं, या कौन कौन से संशोधन हुए हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो भूमिका क्या है, मैंने आपको क्लास 1 में ही बताया था कि किसी भी किताब का जो पहला हिस्सा होता है, लेखक अपने पाठकों को समर्पित करता है। वो ये बताता है कि किताब लिखने का उद्देश्य क्या था, वो किताब किसको समर्पित कर रहा है, वो खुद किसको समर्पित कर रहा है, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, बच्चों को। ठीक है, वो सारी चीजें वहां पे लिखता है। अपने आदर्श लिखता है कि किस
कौन कौन से आदर्शों को फॉलो करते हुए वो किताब लिखी जा रही है। वैसे ही भारतीय संविधान अपना संविधान लिखने के दौरान किन किन बातों को ध्यान में रखेगा, वो सारा कुछ कहाँ पे लिखा गया था, इसी प्रस्तावना के अंदर में। ठीक है, उसके बाद में इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। अब इसी आत्मा से संबंधित कई सारे अलग अलग लाइंस मिलेंगे आपको, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। जैसे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? संविधान सभा ने। ठीक है, संविधान सभा में कितने मेंबर्स थे? शुरुआत में 389 मेंबर्स थे, लेकिन जब इसको साइन करने की बारी आई, कितने लोगों ने इसमें साइन किया था? 289 या 284 मेंबर्स ने इसमें अंतिम रूप से साइन किया था। ठीक, उसके बाद में आपका जो भाग कौन सा है? भाग 3, मूल अधिकार। इसे भारतीय संविधान की आत्मा मानते हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में अनुच्छेद 32, जहां पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं, उस कंडीशन में आप उनको प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं, इनकी चर्चा है आपके आर्टिकल 32 में। इस आर्टिकल 32 को ही अंबेडकर जी मानते हैं क्या? भारतीय संविधान की आत्मा। इसके अलावा एक व्यक्ति हैं ग्रेवलिन ऑस्टिन नाम से, ब्रिटेन के एक विचारक हैं, दार्शनिक हैं। ये किसको मानते हैं? डीपीएसपी को। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा मानते हैं ग्रेवलिन ऑस्टिन। ठीक, संविधान की जब प्रस्तावना की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। संविधान की प्रस्तावना का विचार, इसका आइडिया किस देश से लिया गया है, और दूसरा है इस प्रस्तावना की भाषा, जो लैंग्वेज है, जैसा फॉर्मेट में इसको लिखा गया है, वो किस देश से लिया गया है। दोनों के लिए आंसर अलग अलग है। इसका आइडिया कहां से लिया है हमने? अमेरिका से, जबकि इसका लैंग्वेज कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक, उसके बाद में एक और चीज हमने डिस्कस किया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पास किया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। किस बैठक में पास किया था इन्होंने? संविधान सभा की कुछ बैठकें हुई थी। इस बैठक में अलग अलग सत्र हुए थे। पहला जो सेशन लगा था, पहला सत्र में हमने 3 इंपॉर्टेंट बैठकों की बात की थी, 9, 11 और 13 दिसंबर 1947, 46, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, ये जो 3 बैठकें थी, इसका जो कुछ महत्व था, इसमें जो प्रश्न बनते हैं क्या क्या। पहले बैठक के दिन अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरे बैठक के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरे बैठक के लिए महत्वपूर्ण बात क्या थी? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। नेहरू जी ने एक प्रस्ताव रखा था जिसको कि हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं, और यही जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में काम आता है। और ये जो हमारा संविधान है किसके विचारों से प्रभावित है? एक तो है कि इसका आइडिया कहां से लिया हमने? अमेरिका से। किससे प्रभावित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था वहां से प्रभावित है। इसका लैंग्वेज किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, उसके बाद में 13 दिसंबर पहला सत्र का तीसरा बैठक जब हुआ था, उस दिन इसको पेश किया गया था, और 22 जून 1947 को संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट किया था, स्वीकार कर लिया था। ठीक है, संविधान की उपयोगिता या महत्व क्या है, ये तो आपके लिए ऐसा डेटा है जो कि मेंस अगर आप कभी लिखेंगे वहां पे इन सभी चीजों को लिखने का जरूरत पड़ सकता है। एक महत्वपूर्ण चीज है जहां से आपको प्रश्न पूछ सकता है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, अंग है या नहीं है, इसको लेकर के डिस्प्यूट रहा है। ठीक है, इसको लेकर के 2-3 के केसेस बड़े फेमस हैं। एक है इनरी बेरूबारी, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, जगह का नाम है। ठीक है, बांग्लादेश में एक जगह है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में है। भारत इस जगह को, इस स्थान को बांग्लादेश को ट्रांसफर करना चाहता था, उस समय ये केस उठा था। ठीक है, बेरूबारी वर्सेस इंडियन यूनियन, ये केस का नाम है। इस केस में ये बताया गया था, या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आया था, प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, उसके बाद में केशवानंद भारती, हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक है, केशवानंद भारती और केरल राज्य, 1973 का एक फेमस केस था जहां पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया
कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है और अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, 13 जजेस के बेंच ने इस केस पर फैसला दिया था। उसके बाद में अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है तो इसमें संशोधन संभव है या नहीं है? संशोधन संभव है, पर एक क्राइटेरिया रख दिया था सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। कितनी बार संशोधन हुआ है? अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। और संशोधन के थ्रू क्या क्या जोड़ा गया, कब ये संशोधन किया गया, कौन से नंबर का संशोधन था, ये सभी एक एक प्रश्न है अपने आप में। ये अपने आप में एक प्रश्न है। किस वर्ष जोड़ा गया था? 1976 में। कौन सा संशोधन क्रमांक था? 42वां संशोधन। कितने नए शब्द जोड़े गए थे? 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। जनरली कुछ किताबों में अगर आपको मिलता है धर्मनिरपेक्ष तो उसको काट करके आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष लिखा गया है। ठीक है, धर्म और पंथ में क्या डिफरेंस है? धर्म के अंदर कई सारे पंथ हो सकते हैं। ठीक है, आप ये में कह सकते हैं कि पंथ एक ज्यादा विस्तृत दायरा है, धर्म से ज्यादा विस्तृत दायरा है। धर्म जितने हैं उससे कहीं ज्यादा संख्या में पंथ हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए संविधान ने धर्म न लिख करके वहां पे पंथ लिखा है। वो विस्तार देना चाहते थे संविधान की इस प्रस्तावना के थ्रू। ठीक, इसके बाद में संविधान के उद्देश्य क्या क्या है, मेंस का एक टॉपिक है। आगे चल करके हम सीधे अपना भाग 1 और आर्टिकल नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। ठीक, यहां तक कोई समस्या है, कोई डाउट है तो बताते चलना, अदरवाइज हम आर्टिकल नंबर 1 से शुरू करेंगे। और यहां तक हमने जो भी पढ़ा है वहां से प्रश्न आपके हाथ में है या नहीं है वो भी देख लीजिए। भाग से संबंधित तो प्रश्न आपने बता दिए। संविधान में कितने भाग हैं? 22, 23, 24 या 25? 22। ठीक है, एक्चुअल में नंबर के हिसाब से 25 है, पर अंतिम संख्या अगर देखा जाए तो 22 तक के भाग दिए गए हैं। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जनजातियों के बारे में। भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 3 में मूल अधिकार। ठीक, उसके बाद में थोड़े से और प्रश्न देखिएगा। संविधान के अनुसूचियों से संबंधित है। कितनी अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में? 12 अनुसूचियां हैं। इनमें से कौन से आपके जो अनुसूची हैं, 9वीं अनुसूची में किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनर्विलोकन के लिए चुनौती दी जा सकती है? जैसे कि भूमि सुधार संबंधित अधिनियम को, आधारभूत ढांचे को, मौलिक अधिकार को और नीति निर्देशक तत्व। इनमें से कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? भूमि सुधार को चुनौती दी जा सकती है? दी जा सकती है या नहीं है? अच्छा, प्रश्न यह है कि इनमें से किसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? इनमें से कौन से शेड्यूल्स हैं जिसको कि सुप्रीम कोर्ट में हम चैलेंज कर सकते हैं? अगर किसी शेड्यूल में हमको कोई समस्या है तो कौन कौन से शेड्यूल हैं जिसको कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? जैसे कि भूमि सुधार अधिनियम किसमें है? भाग नंबर 9 में। आधारभूत ढांचा, ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, डिसीजन है। तो भूमि सुधार अधिनियम के बारे में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। इसके पीछे की स्टोरी वापस याद करना। भारत आज़ाद हुआ था 47 में। ये कब आया था? 51 में। इसके बीच 3-4 साल का जो इवेंट, 3-4 साल का जो समय है वो राजनीति के हिसाब से थोड़ा सा टर्बुलेंस वाला सिचुएशन था। वहाँ पे सरकार बहुत सारे बदलाव लेकर के आ रही थी और कुछ बदलाव जो है लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे। ठीक है, उसी में एक बदलाव क्या था? सरकार क्या चाहती थी? चकबंदी के बारे में मैंने बताया था आपको। मतलब लोगों के पास जो एक्स्ट्रा जमीन है, जो बहुत सारा जमीन है, उसको लिमिटेड अमाउंट में आप रखिए, बाकी का जमीन सरकारी खाते में जमा कर दीजिए। उस जमीन का क्या करेंगे? किसानों को बांट देंगे। जो लैंडलेस फार्मर्स हैं
उनको बांट दिया जाएगा, जो भूमिहीन किसान है उसको बांट देंगे। लेकिन ये चीज़ आम पब्लिक, जिनके पास जो ज़मींदार हैं, बड़े ज़मींदार हैं, पैसे वाले हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो जब तक ये शेड्यूल 9 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, 1959 में आया, उसके पहले तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। जब सरकार ये चकबंदी कानून लेकर के आया था तो बहुत सारे किसानों को ये बेनिफिट मिलना शुरू हो गया था, लेकिन ज़मींदार इसके विरोध में आ गए थे। और उस समय क्योंकि प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, ठीक है, संपत्ति जो है वो फंडामेंटल राइट हुआ करता था, तो फंडामेंटल राइट होने के नाते ज़मीन भी उनका फंडामेंटल राइट था। अब ये फंडामेंटल राइट को लेकर के आप कहाँ जा सकते थे? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। जब सरकार ने जमींदारों से जमीन छीनना शुरू किया तो ऐसे बहुत सारे केसेस की लाइन लगनी शुरू हो गई सुप्रीम कोर्ट के पास में। ठीक है, और जैसा कि उस समय जो कानून था उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये जो जमीन छीनी जा रही है किसानों से, ये कानून के खिलाफ है, जिससे जितनी जमीन छीनी गई है उसको वापस करना पड़ेगा। सरकार को वहां पे बैकफुट होना पड़ा। वहां पे सरकार जो है वो क्या हुआ कि वो केस हार चुकी थी। उसके बाद में सरकार ने क्या किया, सॉल्यूशन एक निकाला। इसका सॉल्यूशन क्या था आपका? शेड्यूल 9, अनुसूची 9। अनुसूची 9 में एक्चुअली में हम जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? केवल और केवल भूमि सुधार पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हमने नाम किस नाम से याद रखा हुआ है? भूमि सुधार के नाम से। पर इसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस शेड्यूल 9 के अंदर कोई भी कानून अगर सरकार रख देती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर चला जाएगा। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 9। ये बताया गया कि अनुसूची 9 में सरकार कुछ भी अगर डाल देती है, अनुसूची 9 एक ऐसा जादू का पिटारा है जहां पे सरकार ने कुछ भी रख दिया वो गायब हो जाएगा। उसका आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं, सुप्रीम कोर्ट उसको देख भी नहीं पाएगा। ठीक है, न्यायपालिका ने बाद में हस्तक्षेप करना शुरू किया। इसीलिए बाद में क्या आया आपका? आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचे का जो प्रोविजन है वो बाद में आया था। उस समय क्योंकि सरकार बहुमत से चुन करके आई थी, उस समय देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, नेहरू थे, पटेल थे, ऐसे जितने बड़े बड़े लीडर थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, उनको चुनौती देने की हिम्मत भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो उस समय भी इस चीज को खत्म कर सकता था, भाग 9 को असंवैधानिक घोषित किया जा सकता था, लेकिन इन लोगों का रुतबा, लोगों के बीच में इनकी छवि इतनी बड़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी वहां पे पीछे हटा लिया अपने आप को और ये कहा कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि भाग 9 में, सॉरी, अनुसूची 9 में जो कुछ भी रखा जाएगा वो हमारे हस्तक्षेप के दायरे से बाहर होगा। ठीक है, इसी वजह से जब आप बात करते हो अनुसूची 9 में, तो जनरली इसको लाया गया था भूमि सुधार के लिए। रीजन क्या था? चकबंदी कानून के अंदर पब्लिक को जमीन बांटने का सरकार का इंटेंशन अच्छा था, पर देखा जाए तो इसमें एक कह सकते हैं कि विरोधाभास वाली सिचुएशन है। भाई, जिन्होंने जमीन कमाया है वो या तो उनकी पुश्तैनी जमीन है या किसी न किसी तरीके से उन्होंने जमीन कमाया है। दूसरी तरफ जो आम पब्लिक है, आम किसान है, छोटे किसान है, उनके पास जमीन नहीं है, तो उनको जमीन बांटना भी जरूरी है। जमीन नया तो जमीन पैदा नहीं कर सकते, जमीन किससे लाएंगे? इनके पास जो एक्स्ट्रा जमीन है उन्हीं को छीन करके ही उनसे लेकर के दिया जा सकता है किसानों को। जमीन ऐसा तो नहीं है कहीं पे उगा के पैदा कर लिए। ठीक है, तो जो आम किसान है उनको जमीन बांटने के लिए किसी ना किसी जमींदार से जमीन लेकर के इनको दिया जा सकता था, जो कि जमींदारों को पसंद नहीं आ रहा था। और यही जो पूरा केस था आपका, इस पूरे वजह से शेड्यूल 9 सरकार लेकर के आई। शेड्यूल 9 में सबसे पहले जो चीज डाला गया था भूमि सुधार कानून। ठीक है, ये एक ऐसा पिटारा था जहां पे कोई भी कानून अगर आप डाल दो तो सरकार उस पे, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट उस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, इसी वजह से भूमि सुधार कानून के अंदर बाद में सुप्रीम कोर्ट कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर पाया था। ठीक, तो प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से किसे न्यायिक पुनर्विलोकन, मतलब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये प्रश्न है। तो भूमि सुधार को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। आधारभूत ढांचा ये तो आया ही इसलिए था कि सरकार जो है संविधान में ऐसे बदलाव ना करे जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो। आधारभूत ढांचे का मतलब है कि जो सामान्य मूल्य कह सकते हैं, जिन मूल्यों को ध्यान में रख करके, जिन आदर्शों को ध्यान में रख करके संविधान लिखा गया था,
उन सामान्य आदर्शों को ही सरकार खत्म ना कर दे। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस पे सुनवाई हुआ, फैसला आया था, उसमें यही चीज था कि संविधान का जो आधारभूत ढांचा है ये समाप्त ना हो जाए। आधारभूत ढांचे का मतलब है कि ऐसे आदर्श जिनको ध्यान में रख करके हमने अपना संविधान लिखा था, इन आदर्शों में क्या था, हम भारत में समाजवाद की स्थापना करेंगे, हर एक व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा था कि भारत कैसा क्षेत्र होगा, ये एक गणराज्य होगा। मान लीजिए कि सरकार या कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी अगर राजनीति में, जैसे कि आज के समय बीजेपी फुल बहुमत में है, ठीक है, अगर ये चाहे तो क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स आज से किसी के पास नहीं होगा, ऐसा एक कानून पास कर सकते हैं। ये क्या होगा, हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वायलेशन है, उसको खत्म करने वाला काम है। क्या यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ही हमारे संविधान का रक्षक माना जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पे एक और चीज दिया गया है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, इसके लिए आपका आर्टिकल कौन सा है, 32 आर्टिकल नंबर 32 के अंदर इसको चुनौती दे सकते हैं। उसके बाद में नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी को चुनौती दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इनमें 4 चीजें थी। भूमि सुधार अधिनियम को चुनौती दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, इसी के लिए शेड्यूल 9 आया था। आधारभूत ढांचे को चुनौती दे सकते हैं? आधारभूत ढांचे के लिए चुनौती दी जा सकती है, दी जा सकती है। ठीक है, अगर आपको कोई केस फाइल करना है, मान लो आपको आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया, आपको लगता है कि आधार कार्ड से आपकी प्राइवेसी खत्म होती है, तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जा सकते हैं कि सर, आधार कार्ड हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स, जहां पे फंडामेंटल राइट्स के अंदर प्राइवेसी एक इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी प्राइवेसी वायलेट हो रही है, खत्म हो रही है, ये क्या है, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका वायलेशन है, इसीलिए आप आधार का जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसको खत्म कर दो। सुप्रीम कोर्ट उस फैसले पर, उस केस पर सुनवाई जरूर करेगी। ठीक है, उसके बाद में मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर सरकार को चुनौती दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बारे में हम जब चैप्टर 4 पढ़ रहे होंगे तब डिस्कस करेंगे, फिलहाल याद रखेंगे इसको चुनौती नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट एक प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? भाषाएं तो आपको याद है, कश्मीरी है, नेपाली, अंग्रेजी, संस्कृत, मीजो भाषा है। इनमें से कौन कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो अंग्रेजी और मीजो। कश्मीरी है, नेपाली है और संस्कृत है। नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिसको शामिल किया गया है? असमिया और स्टेट से याद करो, स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम में कोई लैंग्वेज है? मणिपुरी और मीजो हमने बात किया, पर मीजो एक्चुअल में शेड्यूल में ऐड नहीं किया गया है। कौन सा है? मणिपुरी। कौन कौन से लैंग्वेज हैं? असमिया और मणिपुरी। बोडो भी शामिल है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के ये कुछ लैंग्वेज हैं जो कि शामिल हैं। इनमें से कौन सा 8वीं अनुसूची से संबंधित नहीं है? लैंग्वेजेस का नाम है, आप बताते चलना कौन सा शामिल है, कौन सा नहीं है। कश्मीरी, भोजपुरी, उर्दू, संस्कृत, कोंकणी, छत्तीसगढ़ी नहीं है। ठीक, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के बारे में उपबंध कौन से अनुसूची में दिया गया है? 3रा, 4था, 5वां या 6वां? 5वां और 6वें। ठीक, शपथ का प्रारूप कौन से अनुसूची में दिया गया है? 3रे अनुसूची में। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कौन से अनुसूची में है? 4था या 5वां? 4थे अनुसूची में। पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के बारे में किस अनुसूची में है? 6वें अनुसूची में। कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनमें से
10वें अनुसूची में किस चीज का वर्णन है? दल बदल। इनमें से किस अनुसूची में दल बदल के बारे में बताया गया है? 10वीं अनुसूची में। ठीक है, उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के कई बार रिपीट किया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? संविधान के प्रारंभ में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14। ठीक। हाँ, क्या चीज समझ में नहीं आया था? संविधान समझ में नहीं आ रहा है। अभी संविधान हम शुरू भी नहीं किए। एक्चुअल में आपका जो काम की चीज है वो आर्टिकल से शुरू होती है। आर्टिकल के अलावा जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं। हमने संविधान में जो बेसिक जो चीज़ पढ़नी है वो है आपका इंडियन पॉलिटी में जो बेसिक चीज़ पढ़नी है वो आपका है एक किताब है जिसका नाम है संविधान। संविधान में मुख्य रूप से इसका जो शुरुआत है वो है प्रस्तावना से। ठीक है, प्रस्तावना के बाद जो इसमें चैप्टर है किस नाम से जानते हैं इसको? भाग के बाद में जो हर एक चैप्टर में जो चीज़ें लिखी गई हैं हम किस रूप में पढ़ते हैं? यहाँ पे अनुच्छेद के नाम से पढ़ते हैं। और अनुच्छेद के अलावा कुछ मिसलिनियस चीज़ें हैं जिनका लिस्ट हमें अलग से रखना था। अनुसूची, ये संविधान के हिस्से हैं। अभी हमने संविधान में एंटर नहीं किया है। ठीक है, जो अभी समझ में नहीं आ रहा है वो मिसलिनियस चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि भाग, कौन कौन से भाग हैं। अभी हमने जो क्लास में डिस्कस किया वो इस संविधान का सिर्फ इंडेक्स था। किताब का जो इंडेक्स पढ़ते हैं कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज़ है, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछे गए हैं इसीलिए मैंने आपको भाग से शुरू किया। अनुच्छेद अभी हमने शुरू नहीं किया है। और अनुसूची मतलब इस लिस्ट में कौन कौन से लिस्ट दिए गए हैं, तो ऐसे 12 अनुसूची हैं, 22 भाग हैं। अभी हमने सिर्फ इन्हीं की चर्चा की है। आर्टिकल्स हमें शुरू करने हैं अभी। एक्चुअल में आर्टिकल नंबर 1 हमने शुरू भी नहीं किया है। आपको अभी 2 या 3 क्लास और रुकिएगा, उसके बाद में कुछ दिक्कत होता है तो फिर से बताइएगा। ठीक है, हो सकता है संभवतः हम नेक्स्ट क्लास से आर्टिकल स्टार्ट कर लेंगे। आर्टिकल नंबर 1 में वैसे क्या चीज़ है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। फिर से आ गया आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र। पर यहाँ पर अब प्रोविजन स्टार्ट हो जाएंगे कि आर्टिकल्स में जब बताया गया है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है, कौन कौन से कंडीशन में कौन सा हिस्सा भारत का राज्य होगा, क्षेत्र होगा या नहीं होगा, उन सब की चर्चा हम आगे आर्टिकल नंबर 1 में करने जा रहे हैं। ठीक है, और प्रस्तावना में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की, जैसे कि प्रस्तावना कब आया था, किसने लाया था, ये बेसिक से जो प्रश्न बनते हैं उसकी चर्चा हमने की है। ठीक, इसके अलावा कुछ ऐसे चीज़ें थी मिसलिनियस टाइप की जिसकी चर्चा हमने की थी, जैसे कि जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं आप इसको अटेम्प्ट कर लेंगे आसानी से, मुझे उम्मीद है। सरदार पटेल ने इनमें से किस राज्य के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की थी? जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, भोपाल। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के थ्रू मिलाया गया था। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। 1946। ठीक, वही क्वेश्चन को वापस से रिपीट किया गया है। इसके अलावा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का संविधान किस तारीख से प्रभावशील हुआ था? 26 नवंबर 1949 से। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। 26 नवंबर के लिए, 26 जनवरी के लिए। 26 असल में दिसंबर 1929 के समय में एक कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, वहां पर उन्होंने स्वराज दिवस मनाने की घोषणा की थी। वो स्वराज दिवस उन्होंने किस तारीख के लिए फाइनल किया था? ऐसा ही रैंडम टॉपिक, रैंडम डेट उस टाइम में उठा लिया था उन्होंने, 26 जनवरी का। ठीक है, दिसंबर के आसपास, हाँ 1929 में, 1929 दिसंबर 1929 के आसपास कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि अलग अलग समय पे जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था उसके बाद से हर साल इनकी एनुअल मीटिंग चलती थी। जनरली ठंडी के समय पे ये मीटिंग रखते थे, नवंबर दिसंबर के आसपास में। ठीक है, दिसंबर के आसपास इनकी मीटिंग होती थी। तो दिसंबर 1929 में
इनकी जो मीटिंग चल रही थी इसमें इन्होंने क्या किया, 26 जनवरी 1930 को इन्होंने एक दिन, एक ऐसा एक स्पेशल डे सेलिब्रेट करने का घोषणा किया जिसका नाम कि इन्होंने क्या दिया, स्वराज दिवस। ठीक है, स्वराज दिवस नाम से एक डेट इन्होंने फाइनल किया था 26 जनवरी, और आगे चल करके 26 नवंबर को हमारा संविधान लागू हो चुका था। पर क्योंकि 2 महीने आगे 26 जनवरी आने वाला था, वो डेट हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट था। ठीक है, किस डेट में, 26 जनवरी 1930 के लिए वो डेट इंपॉर्टेंट था, इसीलिए उसको हमने ये कहा कि ठीक है 2 महीने और डिले कर लेंगे, 26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान लागू करेंगे। ठीक है, चलिए ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जहां से आपके प्रश्न, जहां से जिन जिन टॉपिक्स आपके प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा हमने भारतीय संविधान को बनाने के लिए लगभग कितने देशों का हमने अध्ययन किया था, कितने देशों के संविधान को पढ़ा था, 60 देशों का संविधान पढ़ा था। इसमें से कुछ देश ऐसे थे जहां से हमने कुछ प्रोविजंस अपने संविधान में शामिल कर लिए थे, जैसे कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया था, अमेरिका के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, रूस। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज रूस से लिया गया था। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन के बारे में कहां से लिया था हमने, दक्षिण अफ्रीका से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया था। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहां से लिया था, आयरलैंड से। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सुप्रीम लॉ होगा, ये चीज कहां से लिया था हमने, अमेरिका से। अमेरिका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल या आपका कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है। ठीक है, वहां से हमने क्या लिया था, संविधान की सर्वोच्चता। गणतंत्र कहां से लिया था, फ्रांस। एक बार वापस से इसी टॉपिक को रिवाइज कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 22 भाग 12 अनुसूचियां, प्रस्तावना के बारे में कुछ बेसिक चीजें ये आपको याद हैं, ऐसी उम्मीद है। नेक्स्ट ये हमने पहले शायद हमने इसको सेकंड लास्ट क्लास में इसको कंप्लीट किया था। कौन से देश से कौन से चीज़ें हमने भारतीय संविधान में शामिल की हैं। सबसे पहले तो हमने इसके बारे में बात किया, 1935 में एक एक्ट आया था, भारत शासन अधिनियम। यहाँ से बहुत सारा प्रोविजन लिया है हमने, लगभग 2/3 प्रोविजन लिया है। जितने भी अधिनियम है, जैसे कि भारत का जो संविधान है, इसके बनने के पीछे एक लंबा हिस्ट्री रहा है, एक लंबा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, जो कि आपके 1773 से शुरू हो जाता है। ठीक है, इन सभी की चर्चा हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल डेटा है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग समय पे एक्ट आए हैं, चार्टर एक्ट हो गया, भारत शासन अधिनियम हो गया, उन सभी की चर्चा हम लास्ट में करेंगे। फिलहाल जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था, अलग अलग विदेशी संविधानों से हमने क्या क्या चीज़ें शामिल की थी भारत के संविधान में। ब्रिटेन का संविधान जब पढ़ा था तो वहाँ से हमने क्या चीज़ लिया, संसदीय शासन। भारत में जो शासन व्यवस्था लागू है, इसका कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया था, ब्रिटेन से लिया था। विधि निर्माण की प्रक्रिया, वैसे क्या प्रक्रिया है कानून बनाने के लिए, किसी भी विषय पर अगर कानून बनाना है, संसद से कानून बनता है। कानून बनने की प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले इसका एक बेसिक ड्राफ्ट तैयार करेंगे। वो जो ड्राफ्ट है लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी लाया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि किस टाइप का कानून है। लोकसभा या राज्यसभा में वो बिल लेकर के आएंगे। जो ड्राफ्ट प्रिपेयर होगा, इसको क्या कहा जाता है, बिल। ठीक है, जब तक ये लागू नहीं हो जाता है तब तक इसको क्या कहते हैं, बिल। लोकसभा या राज्यसभा में लेकर के आएंगे, एक हाउस से, एक सदन से पास हो जाता है, फिर उसको दूसरे हाउस में ट्रांसफर कर देंगे। सपोज राज्यसभा से शुरू किए थे तो लोकसभा में डाल देंगे, और लोकसभा से शुरू हुआ था तो राज्यसभा को भेज देंगे। मतलब इन दोनों हाउस में वो बिल पास होना जरूरी है। उसके बाद में अगर इन दोनों जगहों से पास हो जाता है तो कहाँ भेजेंगे इसको,
प्रेसिडेंट के पास में, राष्ट्रपति के पास में भेजेंगे। राष्ट्रपति जब इसमें साइन कर देंगे तब ये क्या बन जाएगा, फाइनल एक्ट बन जाएगा। ठीक है सर एक क्वेश्चन, हाँ। कोई एक्ट रहता है जिसे राष्ट्रपति में प्रकाशित करते हैं, उसी दिन से लागू हो जाता है कि उसको इम्प्लीमेंटेशन होने में टाइम लगता है? डेट घोषित कर, डेट मेंशन रहता है वहां पे, इस डेट से इस तिथि से वो प्रॉपर वो पर्टिकुलर कानून लागू होगा। किस डेट से लागू होगा ये चीज उस गैजेट नोटिफिकेशन में बताया जाता है। ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़ निर्माण की प्रक्रिया, या कोई भी राज्य है, मान लो अलग राज्य के निर्माण हो रहा है, तो उस राज्य के निर्माण की प्रक्रिया हो सकता है पहले से खत्म हो गई हो, एक तिथि पर वो डेट पर सारे लोगों ने साइन करके कंप्लीट कर दिया हो, वो ड्राफ्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, बिल कंप्लीट हो गया, संविधान में उस बिल पे राष्ट्रपति के साइन भी आ गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसी दिन से लागू हो जाएगा। उस बिल के अंदर वो डेट मेंशन होगा कि किस तिथि से ये जो कानून है वो लागू होने वाला है। जैसे कि छत्तीसगढ़ निर्माण की जो प्रक्रिया है वो आपका अक्टूबर तक खत्म हो गया था। ठीक है, सामान्यतः ये अगस्त में ही खत्म हो गया था, पर हमारे लिए डेट कौन सा मेंशन किया गया, 1 नवंबर का राजपत्र में प्रकाशित किया गया कि 1 नवंबर सन 2000 से छत्तीसगढ़ नाम का एक अलग राज्य होगा। ठीक है, तो वहां पे डेट मेंशन होता है, कोई भी कानून लागू होने का जो तारीख है उसका डेट मेंशन होता है। ठीक, ब्रिटेन में राज्यसभा या फिर लोकसभा में कितने परसेंट सांसदों का हस्ताक्षर होना चाहिए तब बिल पास होगा? इसके लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, मेजॉरिटी, या इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, बहुमत। बहुमत एक छोटा सा टॉपिक है, वैसे इसमें थोड़ा समय लगेगा, कॉन्सेप्चुअल चीज है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको बिल्कुल ब्रीफ करने का। देखो बहुमत, जैसे कि इस क्लास में एट प्रेजेंट कितने लोग बैठे हुए हैं आप लोग, मान लीजिए कि टोटल 100 लोगों के एडमिशन की व्यवस्था हमने की थी। ठीक, इस 100 के 100 में से सारे लोग तो प्रेजेंट नहीं हुए हैं, इस 100 में से मान लीजिए कि 90 लोग एडमिशन लिए थे। आज एट प्रेजेंट यहाँ पे 90 लोग भी हो सकता है प्रेजेंट ना हो, 90 लोगों ने एडमिशन तो लिया है पर वो 90 के 90 प्रेजेंट नहीं है, हो सकता है कि केवल 85 आज प्रेजेंट हो। इन तीनों ही केसेस में अलग अलग टाइप की मेजॉरिटी होती है। जैसे कि सपोज ये जो 85 लोग आज प्रेजेंट है क्लास में, इसको कहा जाता है साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत। इसके अलावा ये जो 90 लोगों का बैच है, मतलब वास्तव में यहाँ पे केवल और केवल 90 लोग उपस्थित रहेंगे किसी भी दिन में, अगर सारे लोग प्रेजेंट होते हैं तो भी केवल 90 लोग 90 लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। लेकिन असल में हमारे पास सीट कितना था, 100 लोगों का सीट था। इसको हम क्या कहते हैं, नहीं इसको कहते हैं, इसके लिए एक शब्द है शायद वास्तविक बहुमत, और इसके लिए एक शब्द है इफेक्टिव। इसके हिंदी और इंग्लिश में आपको एक क्लास में जब बहुमत वाला टॉपिक चलेगा उस समय हम इसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे एक शब्द है आपका इफेक्टिव मेजॉरिटी। ठीक है, मतलब यहाँ पे कितनी सीटों के लिए चयन हुआ था नेताओं का, कितने सीट पर एक्चुअल नेता अभी कार्य कर रहे हैं, और अगर सदन में किसी दिन वोटिंग होती है लोकसभा या राज्यसभा में, उस दिन उस सदन में कितने लोग उपस्थित हैं। इन तीनों ही केसेस में अलग अलग टाइप की मेजॉरिटी होती है। उसके बाद में ये तो हो गया हमने प्रेजेंट, कितने लोग प्रेजेंट हैं, कितनी सीटों का आवंटन है उस केस से। उसके बाद में जो बहुमत है इसे परसेंट के बेस पर 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है 50% प्लस 1 वाली सिचुएशन, और एक है आपका 2/3 प्लस 1 वाली सिचुएशन, 2/3 से ज्यादा वाली सिचुएशन। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे हमें 50% से एक ज्यादा सांसद का अगर वहां पे वोट मिल जाए तो हम इसको कहते हैं साधारण बहुमत, और 2/3 बहुमत कहीं पे हो सकता है। कुछ ऐसे चीजें हैं जहां पे 2/3 लोगों के बहुमत की जरूरत पड़े, उनकी सहमति की जरूरत पड़े, इसको हम कहते हैं 2/3 मेजॉरिटी या विशेष बहुमत। ठीक है, ये आ गया आपका सामान्य बहुमत और ये है विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत को पढ़ने के लिए ये दोनों चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक, ब्रिटेन से कानून के समक्ष समता, विधि का शासन, ये सब हमने लिया था। अमेरिका से न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, मूल अधिकार, राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस, और विधियों का समान संरक्षण या कानूनों का समान संरक्षण।
कनाडा से राज्यपाल नाम का एक पद लिया था। फेडरल सिस्टम, संघात्मक व्यवस्था, सेंटर स्टेट का रिलेशन कैसा होगा वो हमने लिया था। उसके बाद में केंद्र शक्तिशाली होगा, ये चीज हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। आयरलैंड से क्या लिया हमने, नीति निर्देशक तत्व। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया हमने, संविधान संशोधन का तरीका। रूस में मूल कर्तव्य। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची। फ्रांस से गणराज्य। जर्मनी से हमने लिया है मूल अधिकारों को समाप्त करने या उनको कुछ समय के लिए हटाने का जो प्रोविजन है, ये चीज हमने कहां से लिया है, जर्मनी से। ठीक है, इसके अलावा आपातकाल का प्रावधान। ठीक है, चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम आर्टिकल स्टार्ट कर लेंगे, भाग 1 स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। हाँ।